अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीखेंगे पढ़ेंगे स्टमक के अंदर जो मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है। तो इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर कौन कौन से फंक्शनल सेल्स होता है, वो सेल कौन कौन से चीजों को सिक्रीट करते हैं और उनका फंक्शन हमारे मैदे के अंदर क्या होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक पॉइंट पढ़ा था कि जो मैदे का वाल होता है, स्टमक वाल, इस वाल में 4 लेयर्स होते हैं: सेरोसा, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा लेयर। ये जो स्टमक वाल में सबसे इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोजा, इसी म्यूकोजा लेयर के अंदर मिलियंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये जो आप लोग व्हाइट बोर्ड पे जो पिक्चर देख रहे हैं, ये बेसिकली है एक गैस्ट्रिक ग्लैंड, और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट किस्म के फंक्शनल सेल्स है, जैसे कि म्यूकसनिक सेल, पेराइटल सेल, एंटीरो क्रोमेफिन लाइक सेल, चीफ सेल, डी सेल, जी सेल। तो आज के लेक्चर में हम गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर मौजूद सारे फंक्शनल सेल, इसके सिक्रीशन, इसके फंक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, दैट इज म्यूकसनिक सेल। अच्छा, एक बात आप जहन में याद रखें, ये जो म्यूकसनिक सेल है, जिसको म्यूकस सिक्रेटिंग सेल का नाम भी हम देते हैं, ये वो सेल होता है जिसकी वजह से जो मैदा है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम के अटैक से महफूज होता है। कैसे? देखिए, ये सेल एक थिक स्टिकी म्यूकस को सिक्रेट करता है, मतलब कि इन सेल से बलगम म्यूकस की सिक्रेशन होती है, और जब इन सेल से स्टमक में म्यूकस की सिक्रेशन हो जाए तो ये म्यूकस बड़ा थिक होता है, स्टिकी इन नेचर होता है। यही म्यूकस आप लोगों के मैदे में, अगर इधर आप लोग देखें तो लेट सपोज अगर मैं कहूं कि ये म्यूकोजा लेयर है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टमक वाल है, तो इसी म्यूकोजा लेयर के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर जो म्यूकसनिक सेल है, तो इसी म्यूकसनिक सेल से जो म्यूकस सिक्रीट होगा, ये म्यूकोजा लाइन के करीब, वो भी अंदर की तरफ एक कोट बनाएगा, जिसको आप लोग देख रहे हैं रेड कलर से। ये म्यूकस कोट है, ये एक प्रोटेक्टिव म्यूकस कोट है, और ये म्यूकस कोट जो है ये बेसिकली बना है म्यूकस है, और इस म्यूकस को जो सेल सिक्रीट करेगा दैट इज कॉल्ड म्यूकसनिक सेल। तो इधर मैंने लिखा भी है कि जब इस म्यूकस से ये कोट बने, तो इसी कोट के अंदर जो बलगम है, जो म्यूकस है, इस म्यूकस के अंदर एक इंपॉर्टेंट आयन होता है जिसको हम नाम देते हैं बाइकार्बोनेट आयन। तो आप थोड़ा सा सोचें कि ये जो प्रोटेक्टिव कोट है, इस कोट के अंदर म्यूकस है, और इस म्यूकस के अंदर आप लोगों को एक आयन मिलेगा जिसको हम नाम देते हैं बाइकार्बोनेट आयन। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैदे के अंदर जो HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो HCl अगर मैदे को डैमेज करेगा तो HCl के लिए जरूरी है कि ये स्टमक वाल, जिसमें सबसे पहले वाल जिसका नाम है म्यूकोजा, इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिजिकल कांटेक्ट में आएगा। लेकिन म्यूकोजा या स्टमक वाल और HCl एसिड के बीच में एक बैरियर है जिसको हम नाम देते हैं म्यूकस बाइकार्बोनेट बैरियर, या इसको हम म्यूकस कोट का नाम भी देते हैं। असल में इस कोट के अंदर म्यूकस है, और म्यूकस के अंदर होता है बाइकार्बोनेट आयन। इसी आयन की वजह से ये जो म्यूकस प्रोटेक्टिव कोट है तो ये अल्कलाइन है। तो इसी कोट के अंदर जो मौजूद बाइकार्बोनेट आयन है, तो ये इसी म्यूकोजा लाइन के करीब इन्हीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, तो ये HCl जो है इसका इफेक्ट 0 हो जाएगा, और ये स्टमक वाल के ऊपर अटैक करने में नाकाम हो जाएगा। तो इधर मैंने लिखा भी है कि ये जो म्यूकस का प्रोटेक्टिव कोट है, इसी म्यूकस के अंदर जो बाइकार्बोनेट आयन है, ये HCl को म्यूकोजा लाइन के करीब न्यूट्रलाइज करेगा। तब ये जो HCl है ये आप लोगों के मैदे के वाल को डैमेज नहीं कर सकता। सेकेंडली, आपके मैदे के अंदर एक एंजाइम होता है पेप्सिन, और पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है, लेकिन स्टमक के वाल में भी तो आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि स्टमक वाल के बनाने में सबसे ज्यादा कौन सा मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है? प्रोटीन। तो याद रखिए, पेप्सिन मैदे के अंदर एसिडिक पीएच पे काम करता है। पेप्सिन के लिए नॉर्मली जो मैदे का जो ल्यूमेन है, मैदे का जो सेंट्रल कैविटी है, इसके अंदर पीएच होगा 1 to 2, जो एक एसिडिक पीएच है, जो कि पेप्सिन एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी अगर पेप्सिन एंजाइम भी बिल्कुल म्यूकोजा के करीब आ जाए, स्टमक वाल के करीब आ जाए, तो आप लोग देखें पेप्सिन का डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट स्टमक वाल के साथ नहीं होगा, ये भी सबसे पहले म्यूकस कोट के साथ फिजिकली इंटरेक्ट होगा, और इसी म्यूकस कोट के अंदर जो बाइकार्बोनेट आयन है वो HCl को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ पेप्सिन को भी इनएक्टिवेट करेगा, क्योंकि जहां पे कोट है ये अल्कलाइन है,
वो भी बाई कार्बोनेट आयन की वजह से एल्कलाइन है, और इसी अल्कलाइन कोड की वजह से HCl और पेप्सिन जो है ये अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, बिकॉज पेप्सिन एक एसिडिक एंजाइम है और यहाँ पे जो कोड है तो ये अल्कलाइन इन नेचर है, तो ये कोड में मौजूद बाइकार्बोनेट आयन आसानी से पेप्सिन एंजाइम को इनएक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पर मेरे नीचे ये भी लिखा है कि बाइकार्बोनेट आयन आल्सो प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम द अटैक ऑफ पेप्सिन। ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये पेप्सिन एंजाइम को ये मौका नहीं देता कि ये आप लोगों के मैदे के वॉल को फिजिकली डिस्ट्रॉय करे। सो थैंक्स अदा करें इस म्यूकस नेक्स्ट सेल का, जिससे म्यूकस रिलीज होता है और वो म्यूकोजा लाइन के अंदर करीब एक म्यूकस प्रोटेक्टिव कोट बनाता है, और ये कोट अल्कलाइन है बिकॉज ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन, और इसी बाइकार्बोनेट आयन की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन ये इनएक्टिवेट होता है और आप लोगों के स्टमक वॉल को डैमेज नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद मैंने एक कंडीशन भी साथ लिखा है, क्योंकि बाज़-औक़ात हमारे मैदे में एक इन्फेक्शन होता है जिसको गैस्ट्रिक अल्सर का नाम हम देते हैं, और वो भी एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। अब बाज़-औक़ात अगर हम सोचे कि सर एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर तो पैथोजन ग्रो और सर्वाइव नहीं करते हैं, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया एसिडिक एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव करते हैं और ये कैसे हमारे मैदे के वाल को थोड़ा सा डैमेज करके हमें गैस्ट्रिक अल्सर तोहफे में देता है। तो याद रखें, ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको यूरियस एंजाइम का नाम हम देते हैं। मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है कि दिस बैक्टीरिया सर्वाइव इन द स्टमक बाय यूजिंग यूरियस एंजाइम। तो यूरियस एंजाइम की वजह से ये यूरिया को ये स्प्लिट करके इनसे एमोनिया बनाता है, और ये एमोनिया इससे बैक्टीरिया के आसपास एनवायरनमेंट थोड़ा सा, मतलब जहां पर बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया के सराउंडिंग वाले जो एनवायरनमेंट है उसको एमोनिया की वजह से अल्कलाइन बना दिया जाता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो है ये मैदे के अंदर सर्वाइव करने के काबिल होता है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये ऐसा क्या करता है कि हमारे जो म्यूकोजा लाइनिंग है ये HCl की वजह से डैमेज हो जाता है और हमें गैस्ट्रिक अल्सर कास हो जाता है। तो असल में ये जो बैक्टीरिया है ये आप लोगों का इस म्यूकस थिक लेयर को थिन बनाता है। नॉर्मली ये जो म्यूकस कोट होता है तो ये मोटा होता है, लेकिन ये जो आपके पास है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया तो ये म्यूकस नेक्स्ट सेल को या तो डैमेज करता है या इनके म्यूकस के सिक्रीशन वाले एबिलिटी को कमजोर करता है। तो फिर H पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से अगर इस म्यूकस नेक्स्ट सेल से म्यूकस की सिक्रीशन बहुत कम होगी तो म्यूकस कोट हमारे पास धीरे धीरे थिन होगा। जब ये म्यूकस कोट थिन हो जाए तो इधर मैंने लिखा भी है कि जब म्यूकस लेयर या म्यूकस कोट थिन हो जाए तो इस थिन म्यूकस लेयर के अंदर बाई कार्बोनेट आयन जो है वो कंसंट्रेशन के लिहाज से कम होगा, तो HCl प्रॉपरली न्यूट्रलाइज नहीं होगा और ये थिन म्यूकस लेयर को क्रॉस करके म्यूकोजा लेयर या स्टमक वॉल को डैमेज कर सकता है और हमें रिजल्ट में गैस्ट्रिक अल्सर बीमारी हो सकती है। तो ऐसे इन्फेक्शन में फिर आप लोगों ने यूज करना है एंटीबायोटिक, क्योंकि ये बैक्टीरिया है और एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक, उसकी मदद से फिर आप लोगों ने H पाइलोरी बैक्टीरिया को किल करना है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट सेल है वो है पेराइटल सेल। अक्सर एमसीक्यू में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पेराइटल सेल का दूसरा नाम क्या है। पेराइटल सेल इज आल्सो कॉल्ड ऑक्जेंटिक सेल। एंड माय डियर स्टूडेंट, पेराइटल सेल जो है ये दो चीजों को आपके मैदे में सिक्रीट करता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक इंट्रेंसिक फैक्टर। अब इनका हम अलग अलग फंक्शन जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टमक में क्या फंक्शन है, तो पहला फंक्शन ये है कि HCl प्रोड्यूस एसिडिक एनवायरनमेंट इन द स्टमक एंड कीप द स्टमक स्टेराइल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से आपके मैदे का इंटरनल माहौल एसिडिक है और इसी एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर ज्यादातर पैथोजन ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो आप लोगों का जो मैदा है ये जर्म फ्री रहेगा। इधर एक टर्म मैंने लिखा है स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब यह है बिल्कुल जर्म फ्री के, यहां पे नॉर्मली पैथोजन ग्रो नहीं कर सकते हैं। HCl also activate an inactive enzyme पेप्सिनोजन। याद रखिए ये जो पेप्सिनोजन है तो ये जाइमोजेनिक एंजाइम है, ये इनएक्टिव एंजाइम है। ज्यादातर एंजाइम के एंड में आप लोगों को GAN जेन एक सफिक्स आएगा, ये इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो पेप्सिनोजन है ये आपके मैदे के अंदर नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में होता है और ये HCl की वजह से अपने आप को एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में चेंज करेगा। और HCl जो है वो नॉर्मली गिव एसिडिक एनवायरनमेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ पेप्सिन। मतलब कि HCl जो है वो तो मैदे को एसिडिक बनाता है, तो इस एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर पेप्सिन एंजाइम अपना बेहतरीन फंक्शन प्ले कर सकता है। मतलब कि पेप्सिन एंजाइम के लिए आपके मैदे के अंदर जो एनवायरनमेंट रिक्वायर है तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट रिक्वायर है और वो मैदे के अंदर HCl एसिड की वजह से ऑलरेडी बना हुआ है। और यही पेप्सिन एंजाइम
प्रोटीन मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करके इनसे छोटे छोटे चेन्स बनाते हैं जिसको हम पेप्टाइड्स का नाम देते हैं। पेप्टाइड को फर्दर फिर आपने और एंजाइम की मदद से अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड डाइपेप्टाइडेसिस एंजाइम एटसेट्रा। अब नीचे मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखा है कि हाउ HCl इज प्रोड्यूस्ड इन स्टमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके मैदे में कैसे बनता है? तो HCl को सिक्रीट करना ये काम है पेराइटल सेल का, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेराइटल सेल के अंदर बने। नो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक ल्यूमेन के अंदर ही बनता है, स्टमक कैविटी के अंदर ही बनता है, मतलब पेराइटल सेल के बाहर। लेकिन पेराइटल सेल का कैसा रोल है HCl को सिक्रीट करना, तो आप लोग इस पिक्चर के जरिए से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये पेराइटल सेल है और इस सेल के साथ बाहर आप लोगों को ब्लड वेसल नजर आ रहा है, खून की एक नाली है। तो सबसे पहले ये होगा पेराइटल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलेंगे और ये एक अनस्टेबल एसिड बनाएंगे जिसको हम नाम देते हैं कार्बनिक एसिड H2CO3। चूंकि ये एसिड अनस्टेबल है तो ये टूट जाएगा और इनसे H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन बनेगा। अब ये जो H+ आयन है तो ये पेराइटल सेल के मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद प्रोटॉन पंप एक चैनल है, इनकी मदद से प्रोटॉन H+ आयन पेराइटल सेल से बाहर आएगा स्टमक कैविटी या स्टमक ल्यूमेन में। अब Cl की बारी है, तो याद रखिए ये जो हमारे पास कार्बनिक एसिड है इनसे दूसरा आयन बना है बाइकार्बोनेट आयन और हमें चाहिए क्लोरीन। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन है तो ये ब्लड के अंदर मौजूद Cl के साथ अपने आप को एक्सचेंज करेगा। तो बाइकार्बोनेट आयन पेराइटल सेल से आएगा ब्लड में और जो ब्लड के अंदर Cl आयन है तो ये ब्लड से निकलकर आ जाएगा पेराइटल सेल में और यही क्लोरीन आयन ये भी पेराइटल सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद एक चैनल है जिसका नाम है क्लोराइड चैनल। इसी क्लोराइड चैनल की मदद से क्लोरीन भी स्टमक ल्यूमेन में बाहर आएगा। H+ आयन तो ऑलरेडी बाहर आया हुआ है, अब यही H+ आयन और Cl स्टमक कैविटी में मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। तो ज्यादातर लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि HCl पेराइटल सेल में बनेगा तो फिर ये सीक्रेट होगा। अगर HCl पेराइटल सेल के अंदर बने तो पेराइटल सेल के अंदर ऐसा कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है कि पेराइटल सेल अपने आप को HCl के अटैक से बचा सके। तो लिहाजा HCl अगर पेराइटल सेल के अंदर बनेगा पेराइटल सेल को ये डिस्ट्रॉय करेगा, तो लिहाजा पेराइटल सेल H और Cl को सिक्रीट करेगा और H और Cl स्टमक कैविटी के अंदर मिलकर HCl में कन्वर्ट होगा। अंडरस्टैंड जी? अब पेराइटल सेल से इंट्रेंसिक फैक्टर भी सिक्रीट होता है। अच्छा, ये जो इंट्रेंसिक फैक्टर है ये ग्लाइकोप्रोटीन है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल। और इंट्रेंसिक फैक्टर का बेसिकली रोल ये है कि ये एक विटामिन B12 नामी एक विटामिन है, इसके साथ खुद को अटैच करेगा, बाइंड करेगा, क्योंकि विटामिन B12 इंट्रेंसिक फैक्टर के बगैर ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। ये पॉइंट जहन में याद रखें। तो इंट्रेंसिक फैक्टर जब विटामिन B12 के साथ खुद को अटैच करे तो ये इंट्रेंसिक फैक्टर इसी विटामिन B12 को धीरे धीरे नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में लाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में यही विटामिन B12 इंट्रेंसिक फैक्टर की वजह से ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। तो यहां पर फायदा यह होगा कि जब विटामिन B12 इंट्रेंसिक फैक्टर की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन वो भी इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए तो ये विटामिन B12 ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आएगा बोन मैरो में और बोन मैरो में जो विटामिन B12 है तो ये मैच्योर आरबीसी के फॉर्मेशन में इस्तेमाल होगा। अच्छा, इधर मैंने लिखा है एक कॉम्प्लेक्स IF-B12 कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब यह है कि जब इंट्रेंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ बाइंड हो जाए तो इंट्रेंसिक फैक्टर और विटामिन B12 दोनों से जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसको हम नाम देंगे IF-B12 कॉम्प्लेक्स, इंट्रेंसिक फैक्टर B12 कॉम्प्लेक्स। अच्छा, यहां पर अक्सर एक MCQ आ सकता है, अगर किसी इंसान के मैदे के वाल के अंदर पेराइटल सेल के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी आ जाए तो फिर याद रखें पेराइटल सेल या तो डैमेज हो जाए या इसमें कोई डिसफंक्शन आ जाए तो फिर प्रॉपर्ली पेराइटल सेल से इंट्रेंसिक फैक्टर सीक्रेट नहीं होगा। तो जब इंट्रेंसिक फैक्टर नहीं आएगा तो विटामिन B12 की कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो बोन मैरो को विटामिन B12 जब नहीं मिलेगा तो मैच्योर आरबीसी नहीं बनेंगे और यहां पर हमें एनीमिया होगा और इसी एनीमिया को हम नाम देंगे पेरिनिशियस एनीमिया। तो MCQ में आ सकता है कि ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर व्हाट काइंड ऑफ एनीमिया मे बी कॉज्ड इन द ह्यूमन बॉडी, पेरिनिशियस एनीमिया। ये पॉइंट जहन में याद रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शनल सेल है गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर वो चीफ सेल है। ये जो चीफ सेल है इसको हम जाइमोजेनिक सेल भी कहते हैं क्योंकि ज्यादातर चीफ सेल से एक जाइमोजेनिक एक इनएक्टिव एंजाइम की सिक्रीशन होती है जिसको हम नाम देते हैं पेप्सिनोजन। तो चीफ सेल से नॉर्मली एंजाइम सिक्रेट होते हैं। ये जो आपके मैदे में खुराक को डाइजेस्ट करने में जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं ये सारे एंजाइम चीफ सेल से सिक्रेट होते हैं। तो चीफ सेल से ज्यादातर पेप्सिनोजन एंजाइम
सिक्रीट होता है, जो बेसिकली एक जाइमोजिन, एक इनएक्टिव एंजाइम है, तभी चीफ सेल को हम जाइमोजेनिक सेल का नाम भी हम देते हैं। और पेप्सिनोजन को फर्दर हम HCl की मदद से पेप्सिन में चेंज करेंगे। पेप्सिन एक एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है और ऑलरेडी हमने प्रीवियस अभी कुछ टाइम पहले हमने ये सीखा कि पेप्सिन फर्दर प्रोटीन मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके इसको छोटे चेन्स में चेंज करेगा, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड मॉलिक्यूल। तो याद रखें, पेप्सिन पेप्सिनोजन के फॉर्म में रिलीज होता है। उसका वजह यह है कि अगर पेप्सिन डायरेक्ट एक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता, तो अगर मैदे के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में पेप्सिन जमा होता, तो याद रखिए पेप्सिन में भी स्टमक वाल को भी डाइजेस्ट करेगी, क्योंकि आपकी मैदे के बाल के अंदर बहुत खासा क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट वन एंजाइम है तो ये है गैस्ट्रिक लाइपेज। ये भी चीफ सेल से सिक्रीट होता है, लेकिन इधर मैंने लिखा है माइनर डाइजेशन, क्योंकि चीफ सेल से ज्यादा कंसंट्रेशन में पेप्सिनोजन और कम कंसंट्रेशन में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम की सिक्रीशन होती है। और गैस्ट्रिक लाइपेज आप लोगों के मैदे के अंदर बहुत कम मिकदार में फैट्स मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करते हैं। यहां पर आप लोगों को कोई मतलब ऐसा एंजाइम नजर नहीं आ रहा है जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करे। तो इसका मतलब यह है कि चीफ सेल ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट नहीं करता है, लिहाजा आपके मैदे के अंदर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल डाइजेस्ट नहीं होता है। इधर देखिए मैंने एक पॉइंट भी लिखा है, जब आप फूड बोलस को स्वालिविंग अमल के जरिए से नीचे मैदे की तरफ लाते हैं ना, तो फूड बोलस के अंदर सलाइवा भी होता है, सलाइवा में सिलिवरी इमाइलेज भी होता है। तो यही सिलिवरी इमाइलेज जब फूड बोलस के साथ आपके मैदे में नीचे पहुंचता है ना, तो ये सिलिवरी इमाइलेज भी आपके मैदे के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं करता है, क्योंकि सिलिवरी इमाइलेज के अंदर अल्कलाइन पीएच या क्लोज टू द न्यूट्रल पीएच की जरूरत है। और इसी सिलिवरी इमाइलेज को आपके मैदे के अंदर एसिड या एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से इसको इनएक्टिवेट किया जाता है। तो आपके मैदे के एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से सिलिवरी इमाइलेज भी आपके मैदे में काम नहीं कर सकता, लिहाजा आपके मैदे में प्रोटीन और फैट्स की ब्रेकडाउन होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आपके मैदे के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है। अब इसके बाद अभी हम आते हैं जी सेल की बारी है। जी सेल बहुत इंपॉर्टेंट सेल है जी। जी सेल, जी का मतलब है गैस्ट्रिन, तो मतलब जी सेल एक एंडोक्राइन सेल है जो गैस्ट्रिन हार्मोन को सिक्रेट करता है, और गैस्ट्रिन हार्मोन आपके मैदे को एक्टिवेट करता है और आपके मैदे में गैस्ट्रिक ज्यूस या आपके मैदे में एसिड की सिक्रीशन में मदद करता है। तो ये पॉइंट प्लीज आप लोग जहन में याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, कि जब ये आप खुराक खाते हैं और ये खुराक आपके मैदे में पहुंचता है ना, तो इस मैदे को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड या गैस्ट्रिक ज्यूस की जरूरत होती है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट योर स्टमक टू सीक्रेट एसिड और गैस्ट्रिक ज्यूस टू इजीली डाइजेस्ट फूड इनसाइड द स्टमक। अगर हम बात करें अभी एक नोट की, तो इधर मैंने लिखा भी है कि गैस्ट्रिक ज्यूस की सिक्रीशन अगर गैस्ट्रिन हार्मोन के जरिए से हो जाए तो ये हार्मोनल एक्शन है, क्योंकि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, लेकिन ये एक नर्वस एक्शन के जरिए से भी होता है, ये एक न्यूरल सिग्नल से भी होता है, और वो नर्व है वेगस नर्व। ये जो वेगस नर्व है तो ये एक केमिकल को सिक्रीट करता है, दैट इज कॉल्ड एसिटाइल कोलिन। याद रखिए बच्चों, न्यूरॉन से या नर्व से जो केमिकल सिक्रीट होते हैं, दीज आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जो एसिटाइल कोलिन है, इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो वेगस नर्व भी आपके मैदे के अंदर गैस्ट्रिक ज्यूस के सिक्रीशन में एक मदद करता है। इसका मतलब यह है कि आपके मैदे में एसिड या गैस्ट्रिक ज्यूस की जो सिक्रीशन होती है, तो ये दो एक्शन के जरिए से हो सकती है, एक हार्मोनल एक्शन जिसमें गैस्ट्रिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और एक है न्यूरल एक्शन, न्यूरल सिग्नल, और उसमें वेगस नर्व आएगा और वो एसिटाइल कोलिन केमिकल की वजह से आपके मैदे को एक्टिवेट करेगा। तब आपके मैदे में गैस्ट्रिक ज्यूस की सिक्रीशन होगी और वो खुराक को डाइजेस्ट करने में इस्तेमाल होगी। अंडरस्टैंड जी। फिर इसके बाद जो सेल है वो है ECL। ECL का जो फुल फॉर्म है वो है एंटेरोक्रोमेफेन लाइक सेल, और इन सेल से हिस्टामिन केमिकल सिक्रीट होता है विच फर्दर इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ HCl। मिसाल के तौर पे ये एक हेल्पर सेल है, क्योंकि ये जब हिस्टामिन केमिकल को सिक्रीट करे तो इसका फायदा ये होगा कि खासा और भी एडिशनल अमाउंट और एक्स्ट्रा अमाउंट में हिस्टामिन केमिकल के जरिए से आपके मैदे में HCl की सिक्रीशन होती है। लेट सपोज अगर कोई बंदा जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में खुराक खाए, तो ज्यादा क्वांटिटी में खुराक खाने के बाद अभी आपने ज्यादा खुराक को मैदे में अगर डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए ज्यादा एसिड की जरूरत है, तो एक्स्ट्रा और एडिशनल अमाउंट में HCl को सिक्रीट करने के लिए हिस्टामिन केमिकल आएगा और उनकी मदद से आपके मैदे में HCl का सिक्रीशन बढ़ेगा। यह भी हुआ। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है ECC, एंटीरो
क्रोमेफिन सेल, इसमें लाइक नहीं है। जहां पर लाइक आएगा वहां पर हिस्टामिन केमिकल सीक्रेट होगा, जहां पर लाइक नहीं आएगा वहां पे जिस केमिकल की सीक्रेशन होगी दैट इज कॉल्ड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का मेन फंक्शन है गैस्ट्रिक मूवमेंट ऑफ द स्टमक। ये जो आपके मैदे में खुराक एंटर होता है ना, तो आपके मैदे में एक चर्निंग एक्शन होता है जिसमें आपके मैदे के अंदर स्मूथ मसल एक्टिवेट हो गए, आपके मैदे के अंदर मोटिलिटी को बढ़ाती है, जिसकी वजह से मैदे के अंदर मौजूद खुराक और गैस्ट्रिक जूस आपस में मिक्स हो जाता है ताकि खुराक इजीली मैदे के अंदर डाइजेस्ट हो। तो सेरोटोनिन आपके मैदे के स्मूथ मसल को स्टिमुलेट करता है, तो आपके मैदे के अंदर पेरिस्टाल्टिस एक्टिविटी शुरू होती है और गैस्ट्रिक जूस खुराक जो है वो अच्छे बेस से मिक्स होकर डाइजेस्ट हो जाता है। डी सेल दैट इज लास्ट सेल, डी सेल जो है डेल्टा सेल, ये एक इनहिबिटरी हार्मोन को सिक्रेट करेगा दैट इज कॉल्ड सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, और इस हार्मोन का फंक्शन हिस्टामिन केमिकल का ऑपोजिट है, क्योंकि ये हार्मोन आपके मैदे में HCl के सिक्रीशन को स्टॉप करता है, और वो तब करेगा जब आपका मैदा खाली होगा और आप इम्प्टी स्टमक में, तो मैदे के अंदर कोई खुराक नहीं होता है ना, तो जब मैदे में कोई खुराक नहीं है तो फिर सोमेटोस्टेटिन जो है वो मैदे को अपनी हद में रखेगा और इसी हार्मोन के थ्रू फिर आपके मैदे में कोई HCl की सिक्रीशन नहीं होगी नॉर्मली। थैंक यू सो मच। दिस इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड, और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर मौजूद जितने भी फंक्शनल सेल्स है उसके फंक्शन को आज की वीडियो लेक्चर भी हमने डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।